Good afternoon, class. Good evening. Sorry, good evening. Good evening, sir. Sir. Good evening, everyone. सिल्क मॉथ सेरिकल्चर डिस्कस करते थे, दैट वाज ओवर, है ना। तो चलो इसको इस चैप्टर को एंड करते हैं एंड विल बी डिस्कसिंग अ न्यू चैप्टर। लेकिन उससे चैप्टर को एंड करने के लिए थोड़ा सा एक चीज और इसमें ऐड कर लेते हैं चैप्टर में रिगार्डिंग एन एनिमल, वन और टू एनिमल्स मोर, जस्ट फॉर अ फैक्ट। जैसे कि शीप। शीप का जूलॉजिकल नेम ओविस एरीज। There are 40 breeds of sheep. 40 ब्रीड हैं शीप की इन इंडिया। There are 40 breeds of sheep in India, है ना। कौन कौन सी हैं? इंडिजिनस ब्रीड्स लेके देखता हूं अभी तो मैं। लोही, लोही LOHI, रामपुर बुशायर, लोही, रामपुर बुशायर, नली, Nali is a breed of superior carpet wool. Superior carpet wool. ओके, लोही, रामपुर बुशायर, नली। अच्छा, और मारवाड़ी, और बताएं, और डेकनी, नेलोर, डेकनी, नेलोर। ये मटन की, मटन है, मटन 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 ब्रीड्स हैं। मटन, नो वूल, वूल नहीं देती हैं, मटन की है।
एक और लिख सकते हैं पटनवाड़ी। पटनवाड़ी जो है वो आर्मी हॉजरी की ब्रीड। you get conditions of army hosiery, you get things of army hosiery in this breed पटनवाड़ी जिसको हम कहते हैं। एग्जॉटिक ब्रीड बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमको मैंने एक पढ़ाया था ना एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ शीप ड्यूरिंग माई लेक्चर्स। एक शीप की ब्रीड एग्जॉटिक ब्रीड आपको मैंने पढ़ाई है, नॉट ऑफ इंडिया। कौन बताएगा? कोई है? अभिषेक शर्मा। याद है किसी को? कुशाग्र, अंकुरपल। आज कोई जवाब नहीं दे रहा, क्या बात है? मेरिनो रैम, हाँ कुशाग्र बिल्कुल सही। हिसारडेल इज अ क्रॉस ब्रीड एंड एक्चुअली हिसारडेल इज अ क्रॉस ब्रीड एंड Hisardale, ठीक है पूर्व, yes, Hisardale was a crossbreed and Merino is actually breed as told by Kushagra Agarwal is the right answer. Okay, चलो लिखते हैं exotic breed जो हमारे पास, that is Merino. It's from Spain, है ना, Spanish है। और बाकी और भी हैं जैसे कि सफॉक, डॉर्सेट, सफॉल्क, SUFFOLK, डॉर्सेट, लीसिस्टर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गए दो चार नाम, तो कोई बात नहीं। ब्रिटिश ब्रीड्स हैं ये, यूके की। पर हाँ, मेरिनो तो इसलिए बोला मैंने याद करने के लिए बिकॉज वो तो एनसीईआरटी में दे रखी है, तो ठीक है, उसको नाम के साथ ये तीन नाम कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे ही बता दिया। तो ये शीप की बात है। शीप डिजीजेस क्या हो सकती है, यही लिख दूं? जैसे शीप पॉक्स, एंथ्रैक्स, FMD। अंकुरपल, व्हाट इज FMD? Sir, foot and mouth disease. ठीक है, करेक्ट, फुट एंड माउथ डिजीज। Yes, right, foot and mouth disease, correct, very good. Rajul Chandel and Kushagra has also written in the chat. Foot and mouth disease, correct, correct, सही है। चलो शीप हो गया, गोट ले लेते हैं, बकरी। गोट का जूलॉजिकल नेम
कैप्रा हिरकिस. ओके, कैप्रा हिरकिस. About 19% of the goats population in the world is constituted by. About 19% of the goats population in the world is present in. Sorry. इंडिया. भारत में पूरे संसार की 19 यानी कि 150 से मतलब 20%, 1/5 जो गोट पॉपुलेशन है वो भारत में, इंडिया में. तो अब क्या कर सकते हैं भाई, है तो है. तो कुछ फैक्ट तो आपको पता ही होंगे कि गोट इज कॉल्ड पुअर मैन्स काउ. क्यों, व्हाई? क्यों कहते हैं? Goat is called poor man's cow because गरीब आदमी की गाय. क्यों कहते हैं भाई? लेस एक्सपेंडिचर. ओके, it gives less, it yields small quantity of milk. Correct. Jasmine kaur is milk. Correct. Gives small quantity of milk. या लेस क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऐसे कह लो. अच्छा, कहते हैं गोट्स मिल्क इज इजी टू डाइजेस्ट. Goat's milk is easy to digest. क्यों? Because it has smaller fat globules. Because it has smaller fat globules. छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ना. तो इसलिए हम कहते हैं कि गोट्स मिल्क इज इजी टू डाइजेस्ट. इसलिए कहते हैं कि गोट्स मिल्क जो होता है, जैसे किसी कोई पर्टिकुलर बीमारी हो, कोई बुखार हो आपको, तो गोट्स मिल्क इसलिए आता है क्योंकि
अच्छी तरीके से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और कोई बात नहीं। तो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग प्रिफर्ड। समझ गए होगे आप? डेंगी वगैरह में भी प्रेफर करते हैं ना गोट्स मिल्क। इंडिजिनस ब्रीड्स लें हम। भारत के अंदर कौन कौन सी ब्रीड्स हैं गोट की? एक नाम सभी ने नहीं, एक तो गडी है, और एक ब्रीड बड़ी अच्छी है जो शायद तुम लोगों ने शायद नाम आ गया मेरे पास नहीं आया। कश्मीरी पश्मीना, आई होप सबने पश्मीना शॉल्स के बारे में सुना हो। नहीं, कश्मीरी पश्मीना। Did you hear about it? Kashmiri Pashmina. Pashmina shawls. Yes. Kashmiri Pashmina. Very much correct. तो गडी, कश्मीरी पश्मीना, और बताऊं, एक तो मारवाड़ी जो वहां भी थी, बीटल, बेरारी, एक और नाम याद कर लो अच्छा है, जमुना परी। इस नाम का हम आगे यूज करने वाले, जमुना परी। कश्मीरी पश्मीना इज अ गुड नेम एंड जमुना परी यू शुड लर्न। एक्सोटिक ब्रीड्स कुछ खास नहीं पढ़नी है हमें इसमें, मैं ऐसे नाम ले लेता हूँ। एक्सोटिक ब्रीड्स में एक एल्पाइन है फ्रॉम द एल्प्स, एक एल्पाइन है, और एक नूबियन। ये अच्छी ब्रीड, नूबियन। इट इज फ्रॉम नेबिया, नेबिया इज इन अफ्रीका, फ्रॉम नेबिया, ऑल्सो फाउंड इन Egypt, Ethiopia, Egypt and Ethiopia. Egypt and Ethiopia, अफ्रीका हो गया ना ये। अब ये इतनी अच्छी ब्रीड है नूबियन की, इसको हमने क्रॉस किया जमुना परी के साथ, तो वो हमारे पास एक क्रॉस ब्रीड बना। टू फॉर्म क्या बना, क्रॉस ब्रीड का नाम है एंग्लो नूबियन। बहुत अच्छी ब्रीड है ये, विच इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग जर्सी काउ ऑफ
goat's world. Jersey cow of goat's world. समझे? मतलब एक अच्छी ब्रीड है तो उसको जर्सी काउ से कंपेयर कर दिया. जर्सी काउ इज अ वेरी गुड यू नो cow, an improved breed of cow, as you have observed. समझे? गोट डिजीजेस में वही नाम आएंगे तो तुमने पढ़े. गोट पॉक्स, एंथ्रैक्स, एफएमडी. कोई नया चीज याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वही चीज होती. ठीक है. तो बच्चों ये थी गोट. और एक जो वूल की हम बात करें ना, वूल, आपको गोट से वूल मिल रहा है, आपको शीप से वूल मिल रहा है, फिर भी एक ऐसा एनिमल है जो इनसे भी अच्छी वूल देता है. किंग ऑफ वूल कहते हैं उसको, वूल का राजा. किंग ऑफ वूल्स. King of wool is Shehtush. Obtained from Chiru. Tibetan antelope. चिरू, तिबेटियन एंटीलोप. इसको मैं अंडरलाइन मिटा रहा हूं कि लॉजिकल नेम मुझे अंडरलाइन करना है. लॉजिकल नेम क्या है? पैंथोलॉप्स हॉटसन. शहतूश, यस, हो गया. मीट सभी के अच्छे हैं. रंजन महेश्वरी, मीट तुम पसंद करते हो लगा, तभी पूछ रहे हो. नहीं, मीट सबके अच्छे हैं. तो बहुत फाइन वूल है, किंग ऑफ वूल है ना. एक वूल और है हमारे पास, अंगूरा वूल. अंगूरा वूल. Angora wool is obtained from rabbit. This is also very good wool, I'm telling you. But the king of wool is same, will be remain that only, that is Shehtush. ठीक है.
हो गया, बाय बाय कर दें इस चैप्टर को। कर देते हैं, एक जानवर और पढ़ते हैं, पिग्स, सस स्क्रोफा। मोस्ट इकोनॉमिकल meat making machine, and the meat is called pork. Indigenous breeds दो हैं यहां पे, देसी एंड घोड़ी। और एग्जॉटिक ब्रीड्स जो हैं बाहर की, वो है यॉर्कशायर, बर्कशायर, ये ना यूके की, फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम। सॉरी। पिग्स के बाद वी कैन टेक वो, अरे भाई, हॉर्सेस। अरे घोड़े को क्यों पालेंगे हम? क्योंकि रेसिंग में यूज होगा, और किसी में यूज होगा? कहां चला गया जी? Reared for racing and game polo. Reared for racing and game polo. समझे? ब्रीड लिखवा दो, इंडिजिनस ब्रीड्स। घोड़े की काठियावाड़ी, मारवाड़ी यहां भी आता है, स्पीति, जंस्करी। और फाइनली इस चैप्टर को एंड करता हूं, जस्ट बाय अ पॉइंट कि म्यूल्स शो हाइब्रिड विगर। व्हाट इज हाइब्रिड विगर? कैन एनीवन टेल मी? अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा है, आप लोगों ने शायद बॉटनी वगैरह में अगर पढ़ लिया, तो हाइब्रिड विगर क्या होता है? Do you know hybrid vigor? Anyone?
क्रॉस ब्रीड विच हैज मोर सुपीरियर कैरेक्टर दैन पेरेंट्स। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने रिया राज की, मतलब ऐसा हाइब्रिड जो अपने पेरेंट्स से सुपीरियर हो, मतलब हाइब्रिड शुड बी सुपीरियर दैन पेरेंट्स। देखो अपने अपने जो पेरेंट है डोंकी से उससे बड़ा है, लेकिन और हॉर्सेस से ज्यादा मेहनती है, मतलब मेहनती ज्यादा, और अपने एक पेरेंट से बड़ा और दूसरे पेरेंट से मेहनती ज्यादा है, जिद्दी और मेहनती। तो ग्रेट। हाँ, तो इसमें म्यूज को यूज करते हैं। म्यूज आर यूज बाय इंडियन आर्मी। तो कैरी गुड्स, नॉट ओनली इंडियन आर्मी, मतलब एक ऐसी पॉइंट बोला है, एक यूज बता दिया कि भाई जो माउंटेन रीजन है वहां पे अगर गुड्स को कैरी करना है तो विल बी यूजिंग म्यूल्स। और खच्चर हिंदी में तुम लोगों ने सबने सुना हुआ है, खच्चर वो यही है। चलो जी, आज आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज बायो, यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो आज इस बात की शुरुआत करते हैं। और बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ, और टेक्नोलॉजी मतलब कि हम उस लाइफ को यूज करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमंस, है ना? तो कैसे करेंगे हम, कैसे हेल्प करेंगे, कैसे यूज करेंगे, और कैसे हेल्प करेंगे कि मनुष्य की बेनिफिट हो, मनुष्य की बेनिफिट हो। हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमंस, वो कैसे करेंगे? तो आइए इस बात को हम पढ़ते हैं, चर्चा में लेके आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी term, biotechnology was used by Hungarian engineer, हंगरी कंट्री को बिलोंग करता हुआ हंगेरियन इंजीनियर कार्ल अर्की फॉर large scale production of pigs।
The term biotechnology was used by Hungarian engineer Karl Erki for large scale production of pigs. पिग्स के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ये टर्म यूज हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी। पिग्स को क्योंकि इंक्रीज करना था नंबर में, वो तो आप जानते हैं कि पिग्स आर बीइंग इंक्रीज इन नंबर बिकॉज एक तो बस यही बात है कि भाई मीट प्रोडक्शन के लिए, या फिर आपने पढ़ा हुआ कि ऑर्गन्स कैन बी यूज फॉर जीनो ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम वन स्पीशीज टू द अदर। तो एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी यूज हो सकता है, जीनोग्राफ्ट इसको हम कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर मैं कहता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है दैट इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स और एनी पार्ट ऑफ देयर सेल फॉर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स व्हिच इज बेनिफिशियल टू ह्यूमंस, अगर हम कहें। जैसे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अल्कोहल, वाइन, बियर, कर्ड, अल्कोहल, वाइन, बियर। इडली खाई तुमने? इडली, डोसा, चीज खाया? चीज, एक्सेट्रा। ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अंकुर पल? Yes, sir. Yes, sir. Do you know how to prepare curd? Yes, sir. वो सर दूध में वो एक क्या बोलते हैं, दूध में थोड़ा सा वो कार्ड वो दूध पूरा सा बन जाता है। Okay. Okay, Pal, that's good. Mix little curd in the milk. Okay. Okay. So, Pal has stated right. We have to mix a little amount of curd into the milk, warm milk, and then lukewarm milk. Wow. Good. Rajul Sandel has written. इसे दूध को गुनगुना करके उसमें little amount of curd is being added, a teaspoon of curd in it. Very good. And then if it is being left overnight, in the morning you will get the curd, isn't it, Rajul? यही कहना चाह रही हो ना तुम? You should leave it overnight and then in the morning you get curd. पराठे के साथ खाइए, आलू के पराठे बनवाइए और दही खाइए उसके साथ में बढ़िया से। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और सायना ने भी सही कहा, राजू ने भी सही कहा, अंकुर पल ने, तो सबको पता है कैसा होता है। तो aren't you using तो जो small amount of little curd is which is being added into the milk, उस little curd में क्या बैक्टीरिया होते हैं? Just wanted to ask, क्या उसमें बैक्टीरिया होते हैं? बताइए। Do we have bacteria? Yes, lactobacillus bacteria के अंदर तो सायना सोनी लिख दिया है, रिया राज ने भी लिख दिया, that's good. जैस्मिन कौर ने भी हमें बता दिया है,
दैट्स रियली नाइस कि ये सब जो है वो है। ओके, दैट्स गुड। Aren't we using microorganisms? We are using microorganisms for the formation of product which is beneficial to humans. This is what? This is biotechnology, old biotechnology. We are using microorganisms for obtaining product beneficial to humans. This is old biotechnology, formation of curd, cheese. हम बहुत पहले से माइक्रोऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स व्हिच आर बेनिफिशियल टू ह्यूमंस। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग, करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रो ट्रांसफर, ये सब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की देन है। obtaining desired products, जैसे कि वैक्सीन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, फैक्टर 8, फैक्टर 9, ये सब, या कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग? व्हाट इज दिस? एक जीन को कहीं से काट के दूसरी जगह पुट कर देना। बताओ, एक जीन को कहीं से कट किया, दूसरी जगह उस जीन को पुट कर दिया, तो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने किसी होस्ट में डाल दिया, जैसे कि मान लीजिए इंसुलिन में, ई कोलाई में डाल दिया। अच्छा, ई कोलाई जो है, क्या उसके पास इंसुलिन का जीन होता है? डू ई कोलाई प्रोड्यूस इंसुलिन नेचुरली? तो चलो बताइए। सुन रही मेरी बात? नो। So if we give E. coli gene, if we give insulin gene to E. coli, if we give insulin gene to E. coli, will E. coli will produce insulin? Yes, correct.
E. coli will produce insulin. गुड, वेरी गुड बेटा, यही तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो पढ़ना है इस चैप्टर में। एक जीन को एक जगह से निकालिए, दूसरी जगह पुट कर दीजिए और चेक करिए कि वहां पे वो एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब वहां पे क्या वो प्रोटीन बना रहा है। इंसुलिन एक प्रोटीन है ना। जीन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? टू फॉर्म प्रोटीन्स, एम आई राइट? टू इन योर बॉडी, इन योर सेल, दे फॉर्म प्रोटीन्स, करेक्ट? ट्रू है कि नहीं? टेल मी। यस, दे फॉर्म प्रोटीन्स, करेक्ट। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ट्रू, वेरी गुड, दे फॉर्म प्रोटीन्स। वही बात है, इंसुलिन का जीन हमने पुट किया तो उसने प्रोटीन बना दी वहां पे इकोलाई में जाकर के। इसी को मैं इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम जीन के साथ इंजीनियरिंग करेंगे। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी defines biotech as यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिफाइंस बायोटेक्नोलॉजी एज क्या? The integration of natural science, integration of natural science and organisms, cells, their parts of or their molecular analogues for products and services। समझे? हम लोगों ने किस चीज का इस्तेमाल किया? हमने जैसे अभी दूध से दही बनाया तो हमने क्या इस्तेमाल किया? सेल। या हमने क्या इस्तेमाल किया? ऑर्गेनिज्म। और हमने नेचुरल साइंस से उसको रिलेट किया कि हम उसको ओवरनाइट छोड़ते हैं नेचर में, एनवायरमेंट, तो क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगा। या हम उसके सेल्स के कोई पार्ट यूज कर लें, जैसे कि एंजाइम्स। तुम जानते हो कि अल्कोहल बनाने के लिए इन्वर्टेज, जाइमेज, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ, यीस्ट फर्मेंटेशन से अल्कोहल बन जाता है। तो तुम जानते हो कि एंजाइम्स का यूज कर सकते हैं। एंजाइम्स कैन फंक्शन आउटसाइड द सेल इजीली and we can get the product if enzyme is put in vitro also on any substrate, then product will be formed। I hope ये सभी जानते हैं आप लोग।
प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना। अच्छा, और या फिर हम उसके कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज करें। हाँ, ये लिख, मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब कि जैसे मान लो कोई सेल का कोई प्रोटीन यूज कर लिया जाए और प्रोटीन जैसा कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम बना सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूलर एनालॉग, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो उस जैसा काम करता हो। जैसे ड्रग्स में हम लोगों ने बनाया, एम्फिटामिन एक सिंथेटिक ड्रग है, काम स्टिमुलेंट जैसा करती है, तो वैसे ही हम कोई केमिकल लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं जो काम करे, फंक्शन करे, जस्ट लाइक फॉर फॉर्मेशन ऑफ, जैसे कि मान लो कि अगर चीज बनाना हो तो किसी केमिकल का यूज कर लिया जाए, है कि नहीं, उस केमिकल से हम फर्दर और आगे मिल्क को थिक कर सकें ताकि फर्दर आगे कर्ड या चीज जैसा एक प्रोडक्ट लेके आ सकें। तो हम सिंथेटिक कुछ केमिकल्स का भी यूज कर सकते हैं फॉर गिविंग, for obtaining the product useful to the humans, and that chemical should function like enzymes, that chemical should function like any other protein, तो हम ऐसा कर सकते हैं, and that is being done. Principles of biotechnology. सबसे पहला प्रिंसिपल क्या हो गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग या क्या बोले इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होगा? joining of DNA from two or more different sources. To form रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस डीएनए को बोलते हैं जब आप दो डिफरेंट सोर्सेस से डीएनए को जोड़ दो। डिफरेंट सोर्सेस से मेरा मतलब, जैसे मान लो इंसुलिन का जीन ह्यूमंस का है और वो जीन आपने पुट कर दिया ई कोलाई में, तो ई कोलाई के जीन्स में जैसे ही ह्यूमन का जीन गया, तो जब दोनों जीन, या प्लाज्मिड आपने कोई ई कोलाई का ले लिया, उस प्लाज्मिड में आपने इंसुलिन का जीन लगाया, तो फिर वो प्लाज्मिड क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया क्योंकि उसमें जीन एक बाहर का लगा हुआ है। ई कोलाई का खुद का जीन नहीं है, वो इंसुलिन जीन, वो ह्यूमंस का है। तो दैट डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप वापस कर दो
जिस प्लाज्मिड में आपने जीन लगाया है इंसुलिन का, वो प्लाज्मिड आप ई कोलाई को वापस कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन कर दो उसका। ट्रांसफॉर्मेशन तो आप सब जानते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए इनटू द होस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा हुआ है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है, यू नो इट। तो ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए from two or more different sources to form recombinant DNA, and transfer of this recombinant DNA, rDNA कहते हैं, okay, recombinant DNA into suitable host. ट्रांसफर ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू सुटेबल होस्ट। किसी सुटेबल होस्ट में आप, जैसे मान लो ई कोलाई एक होस्ट है, उसमें आपने पुट किया इसको। ये पहला प्रिंसिपल हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक सेकंड प्रिंसिपल क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। That is microbial contamination free environment. For chemical engineering processes. समझे? मैं बताता हूं। क्या है देखिए, एक्चुअली में पहला तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। जो पहला प्रिंसिपल है वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ कि आपने जीन को कहीं, आपने जैसे आपने जीन ऑब्टेन किया, इंसुलिन का जीन आपने ऑब्टेन किया फॉर एग्जांपल फ्रॉम द ह्यूमंस, और आपने उसको लाइगेट कर दिया विद अ प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, सपोज आपने ये किया, फिर आपने होस्ट को वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर कर दिया। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि जैसे ही वो होस्ट में जाता है डीएनए, इट मूव्स इनटू होस्ट, तो वहां जाकर के वो एक्सप्रेस होना चाहिए, वहां पे जाके उसको प्रोटीन बनानी चाहिए, वो प्रोटीन बनाएगा भी। अब इंसुलिन का प्रोटीन बनाया उसने, ई कोलाई ने बनाया, उसको प्रोड्यूस किया, एक्सप्रेस किया उसके अंदर इंसुलिन का जीन ई कोलाई ने, है ना। तो ये तो हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग।
लेकिन वो जो इकोलाई आपका बना है, उस इकोलाई को कहीं ना कहीं तो मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तभी तो इंसुलिन प्रोटीन मिलेगी। व्हाट डू यू थिंक? You need to multiply that insulin. We need to multiply that vector, that host in a suitable container. जिस इकोलाई में आपने जीन लगाया है, आप चाहते हो कि उस इकोलाई का नंबर बहुत इंक्रीज हो, मिलियंस ट्रिलियंस में जाए, तभी तो आपको वो प्रोडक्ट दे पाएगा अच्छे अमाउंट में, अच्छे वॉल्यूम में। तभी तो आप इंसुलिन के इंजेक्शन जो है फिर बाजार में बेचोगे। सही कह रहा हूं मैं? Am I saying right? We need to multiply that E. coli in a suitable vessel, in a suitable बायोरिएक्टर कहते हैं उस वेसल को, जिसमें हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ई कोलाई को, जिसमें हमने इंसुलिन का जीन लगा दिया है। मैं एक एग्जांपल लेके आपसे पूछ रहा हूं, aren't we doing it this way? नॉट गेटिंग आंसर्स, क्या हुआ? समझ में नहीं आया जो मैंने कहा? सर आ गया समझ में। अच्छा, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बायोरिएक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना? मतलब बड़े बड़े वेसल्स में मल्टीप्लाई कराएंगे उस रिकॉम्बिनेंट सेल को। तो उसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर अगर उसमें कोई दूसरा बैक्टीरिया आकर के साथ में मल्टीप्लाई कर जाए, उस वेसल के अंदर कोई और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर जाए साथ में, तो साथ में ई कोलाई के साथ में मान लीजिए सैल्मोनेला मल्टीप्लाई कर गया, तो फिर आपको उसकी प्रोटीन्स भी साथ में मिल जाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि उस वेसल को बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए? दैट वेसल शुड बी माइक्रोब कंटेमिनेशन फ्री, जिससे आप ही का बस डिजायर्ड प्रोडक्ट उसमें मल्टीप्लाई करे, आपको मिले, कोई एडल्ट्रेंट साथ में ना मिले। क्योंकि अगर एडल्ट्रेंट मिलेगा तो फिर आपको उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी। नो डाउट आपको साफ सफाई करना आता है, उसकी भी एक प्रोसेस होती है, एंड वी नीड टू डू इट आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट। लेकिन अननेसेसरली कोई और मतलब एडल्ट्रेंट आए या ज्यादा एडल्ट्रेंट्स आ जाएं तो अननेसेसरली आपके प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी। तो उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, जिस वेसल में हम लोग अपने होस्ट को, जिसमें हमने जीन लगाया है, उस होस्ट को जिस वेसल में हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे, तो हम चाहेंगे कि उस वेसल में कोई और बैक्टीरिया ना हो, कोई और माइक्रोब ना हो, क्योंकि वो भी साथ में फिर मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो इसको बोलेंगे केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू मेंटेन दिस माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। ये मैंने आपसे डिस्कस किया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए हमारे पास, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैसे मैंने बता दिया, लेकिन मैं एक बार फिर से थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए, उसका एक सिनोनिम यूज किया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है? व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए?
DNA formed by joining DNA from two or more different sources. DNA formed by joining DNA from two or more different sources. Different sources से DNA को join करोगे तो उसको recombinant बोलते हैं. First recombinant DNA was formed by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था 1972 में. नाइनटीन 1972 में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया. कैसे बनाया इन्होंने? They joined an antibiotic resistant gene to a native plasmid of Salmonella typhimurium. एक बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, उस बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम उसका जो प्लाज्मिड है उससे ज्वाइन किया गया. क्या ज्वाइन किया गया प्लाज्मिड से? प्लाज्मिड किसका है? सैल्मोनेला का. उस प्लाज्मिड में लगाया क्या गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो कहीं और से आया है. दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, क्या है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में? व्हाट इज देयर इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए? क्या है? प्लाज्मिड है प्लस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है. सही कह रहा हूं मैं? प्लाज्मिड है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे. दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन के आया है उसे कहां दिया गया? was transferred to E. coli. E. coli में दे दिया गया. इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया गया.
प्लाज्मिड किसका है? चारुलता, चारुलता, अपूर्वा, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है वो, इट इज टाइफीम्यूरियम। आप उसको टाइफी मत लिखिए, नो, वो दोनों अलग अलग चीजें। डोंट राइट दैट, अपूर्वा। तो प्लाज्मिड है सैल्मोनेला का, प्लाज्मिड इज ऑफ सैल्मोनेला, ठीक है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमने कहीं बाहर से ले लिया, ठीक है। तो प्लाज्मिड है सैल्मोनेला का, पुट कहां किया गया है, कौन से बैक्टीरिया के अंदर, क्या क्या लिखा है मैंने, कौन से बैक्टीरिया में डाल दिया हमने? ई कोलाई में, यस, जैस्मिन कौर, राजुल वगैरह, बिल्कुल सही। तो क्या मल्टीप्लाई करेगा वहां जाकर के, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या मल्टीप्लाई करेगा, उसका होस्ट बदल गया, प्लाज्मिड कहीं का है, होस्ट कहीं का है, क्या मल्टीप्लाई करेगा न्यू होस्ट में जाके? Will it multiply in the new host? Because plasmid is of Salmonella and has been transferred to the E. coli. A near. Okay. Very good. Shabash. And it was observed that it multiplied in the new host. न्यू होस्ट मतलब E. coli है ना? करेक्ट, गुड, यू ऑल एग्रीड। एक क्वेश्चन लिखती है, क्वेश्चन, एक पॉइंट क्वेश्चन है हमारे पास।
This is a question. What is the fate of piece of DNA that has somehow introduced into an alien host? तो एलियन तो आप समझ गए कि मतलब एकदम डिफरेंट है. एक एलियन होस्ट में एक पीस ऑफ डीएनए डाल दी जो खुद का उसका नहीं है, मतलब होस्ट अलग है. तो will it multiply in the new host? A piece of DNA was there, it has been introduced into the host cell. Just wanted to know whether it will multiply in the new host or not. Okay, Sana Soni says that it will multiply. Anyone else? Raju says yes, it will multiply. Okay. Lovepreet Kaur says ki yes sir, it will multiply. Okay. Ankur Pal says yes sir. Most likely this piece of DNA will not multiply. In the alien host until and unless it becomes a part of genetic material of host becomes a part of or integrates becomes a part or integrates into or integrates into genetic material of host or gets associated with ORI. ORI समझते हो? Do you know ORI? Origin of replication. Yes, Ankur Pal, correct. Origin of replication. So my point was this. My point was this. कि what is the my point was this कि हमने वो चीज तो पढ़ी, चलो ठीक है, अगर आप किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हो तो वो आ जाके मल्टीप्लाई करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन हमने इसके साथ एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मल्टीप्लाई तो बिल्कुल करेगा, नो डाउट करेगा, लेकिन अगर ऐसी डीएनए चला गया, मतलब कोई डीएनए चला गया और वो साइटोप्लाज्म में अगर घूम रहा है तो क्या वो मल्टीप्लाई करेगा?
मान लीजिए अगर वो साइटोप्लाज्म में घूम रहा है तो क्या वो मल्टीप्लाई कर पाएगा? ऐसी घूम रहा है साइटोप्लाज्म में तो क्या वो मल्टीप्लाई करेगा इन दी होस्ट? नो। तो वही मैं एक्चुअली आपसे पूछ रहा था, वही मेरा मोटिव था। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दे रखा है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका आंसर एनसीईआरटी में यही लिखा गया, इट्स एन एक्सप्लेनेशन इन द टेक्स्ट कि मोस्ट लाइकली द पीस ऑफ डीएनए विल नॉट मल्टीप्लाई इन द एलियन होस्ट, बट if it integrates into the genetic material or becomes associated with the ORI, then it will definitely multiply. तो वो कंडीशन लगानी पड़ेगी, तब वो मल्टीप्लाई करेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सिंपली इफ इट इज मूविंग इन दी साइटोप्लाज्म एंड इज नॉट एसोसिएटेड विद दी ORI, then we can't say that it will multiply along with the host. So this is a condition applied and we should know this condition. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शंस में आता है कि what is the fate of the piece of DNA which that has been somehow introduced into the alien host, so you have to pick up the option that most likely this piece of DNA will not multiply in the host. Okay, until and unless it becomes associated with ORI, or you can say it integrates into the genetic material of the host. So this is how you have to learn, you should know it. So that's it. और अब मैं एक चीज और बताता हूँ। जैसे कि जैसे एक स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट। Genetic engineering has overcome the limitation of traditional hybridization procedures. क्या मतलब है? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर का मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको इन ब्रीडिंग पढ़ाया, आउट ब्रीडिंग पढ़ाया, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया, ये सब पढ़ाया, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। या प्लांट में आप लोग हाइब्रिड पढ़ रहे हो, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ। Genetic engineering has overcome the limitation of traditional hybridization procedures. क्या मतलब है इसका? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर में जब दो एनिमल्स की मेटिंग होती है तो प्रोजेनी के अंदर पूरा का पूरा जीनोम आता है। मतलब इधर से हैप्लॉइड सेल आ रहा है हमारे पास, गैमीट का जीनोम इधर से आ रहा है, पेरेंट्स एक पेरेंट से आ रहा है, बाकी दूसरा पार्ट दूसरे पेरेंट से आ रहा है। तो नो डाउट आपका डिजायर्ड जीन तो आपके प्रोजेनी के अंदर आ रहा है, लेकिन उस डिजायर्ड जीन के साथ साथ कोई अनडिजायर्ड जीन भी है जो आप नहीं चाहते हैं, वो भी आएगा। क्यों? बिकॉज जीनोम तो पूरा आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो स्पेसिफिक जीन्स आप चाहते हैं आपकी प्रोजेनी में आए, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो मिल जाएंगे प्रोजेनी में आपको, क्योंकि आप सिलेक्शन करके फिर मेटिंग करवाओगे एनिमल्स की। लेकिन उसके साथ में कुछ अनडिजायरेबल जीन्स भी आ सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए, लेकिन आप उनको हटा नहीं सकते। क्यों? मजबूरी, बिकॉज पूरा का पूरा जीनोम आगे उठ के आएगा। तो उस लिमिटेशन को दूर कर दिया किसने? जेनेटिक इंजीनियरिंग। Genetic engineering has overcome the limitation of traditional hybridization procedures because क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप अपने एक पर्टिकुलर जीन को इंट्रोड्यूस करोगे प्रोजेनी के अंदर, होस्ट के अंदर, पूरा पूरा जीनोम उठ के नहीं आएगा उसके अंदर। आप एक पर्टिकुलर जीन को कट करोगे और उस जीन को आगे इंट्रोड्यूस कर दोगे होस्ट के अंदर, बस। तो डिजायरेबल जीन ही आपका आप लगाओगे, डिजायरेबल जीन ही आप पुट करोगे इनटू दी होस्ट। पूरा का पूरा जीनोम थोड़ी पुट कर दोगे,
जो आपको जीन चाहिए बस आप वही पुट करोगे। तो बाय दिस दिस हैज ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स जिसमें हम लोग ब्रीडिंग करा के एनिमल को प्रोड्यूस कराते थे, हाइब्रिड बनवाते थे, लेकिन साथ में कुछ रिसेसिव कैरेक्टर्स या अनडिजायरेबल जीन भी आ सकते हैं। ह्यूमंस में नहीं होता है। ह्यूमंस में होता है, उसको जीन थेरेपी कहते हैं, वो एक अलग चीज है। दैट इज ओनली फॉर द करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, इट इज नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, नो, दैट इज बैन फॉर अदर पर्पसेस, इट इज ओनली डन फॉर करेक्शन ऑफ एनी जेनेटिक डिफेक्ट, ओनली फॉर दैट पर्पस। Inclusion. Traditional hybridization procedures involves inclusion of undesirable genes along with desired ones. यही हुआ ना, यही मैंने बताया ना। बट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ये लिमिटेशन खत्म कर दी गई। Only desired gene is introduced into host. This is what we have to remember. Tools of RDT, recombinant DNA टेक्नोलॉजी के टूल्स। फर्स्ट टूल इज एंजाइम्स। RDT मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने पढ़ा कि स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए डीएनए को कट किया होगा और फिर डीएनए को जोड़ा होगा, लाइगेट किया होगा। तो कट किसी कैंची से कर दें क्या, और लाइगेट फेविकोल से कर दें, ऐसा हो जाएगा क्या? दिस कैन बी डन, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते भाई। हमारे पास कुछ भी अगर हम काटेंगे जोड़ेंगे, कुछ भी हम करेंगे, दैट विल बी थ्रू एंजाइम्स, बिकॉज एंजाइम्स ऐसा रोल प्ले करेंगे। अभी सीधी सी बात है, नहीं? तो वही बता रहा हूं, एंजाइम्स आपको टूल्स बता रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यस, अंकुर पल ने चैप्टर पढ़ा हुआ। In 1963, two enzymes were isolated from bacteria, which restricted the growth of bacteria which restricted the growth of bacteria. I'm sorry. Growth of bacteriophage. In bacteria. बैक्टीरियोफेज को रोकना है, तो दो एंजाइम डिस्कवर हुए। One of the enzymes called restriction endonucleases cut the foreign DNA at specific sites called restriction sites. Other enzyme called methylases. Methylates the restriction site within the genetic material of bacteria host, so that RE may not act upon itself. These enzymes are a part of defense system of bacteria, or restriction modification system.
क्या है ये, मैंने क्या लिख दिया ये, मैं आपको समझाता हूं अभी 1 मिनट में। देखो क्या होता है, ये बैक्टीरिया है, और इसके ऊपर अटैक हो गया, किसका? बैक्टीरियोफेज का। और बैक्टीरियोफेज ने अपने डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। दिस इज फॉरेन डीएनए। अब बैक्टीरिया अपने आप को बचाना चाहता है। बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया एंजाइम रिलीज करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक साइट्स पे जाके फॉरेन डीएनए को कट कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, उसको नेस्तो नाबूद कर देते हैं, मार देते हैं फॉरेन डीएनए को। अब जैसे फॉरेन डीएनए को मारेंगे तो बैक्टीरियोफेज अब मल्टीप्लाई नहीं करेगा, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सही है। लेकिन जो ये restriction enzyme specific sites only in the foreign at specific sites। अच्छा ये बताओ कि क्या ये, एक सवाल बस लास्ट आपसे पूछता हूं कि क्या ये आरी खुद के डीएनए को कट कर सकती है? क्या ये आरी घूम के आए और खुद के डीएनए पे कट कर सकती है? सिंपली आस्किंग। नो सर। हाँ नो नहीं, सर। क्यों, व्हाई? नो सर, क्यों, व्हाई? क्योंकि इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है सर, मिथाइलेज और मिथाइलेट। ठीक, इसके अंदर मिथाइलेज प्रेजेंट है, और ये मिथाइलेज क्या करेगा? अब देखो पॉइंट ये है कि क्या अपने डीएनए को कट कर पाएगी? कट तो कर पाएगी, लेकिन कट कर सकती नहीं। क्यों? हाँ, मिथाइलेसिस के एब्सेंट में कट कर सकती है, लेकिन मिथाइलेज अगर प्रेजेंट है तो कट नहीं कर पाएगी। क्योंकि मिथाइलेज क्या करेगा, इन साइट्स पे जाकर के, इन साइट, सपोज अगर ये साइट है तो इस साइट पे मिथाइल लगा देगा CH3, तो अब ये आरी इस पे कट नहीं कर पाएगी, तो अपने आप को बचाएगा, अपने आप को बचाएगा मिथाइलेसिस से। इन द एब्सेंस ऑफ मिथाइलेसिस definitely it will cut, but in the presence of methylase, RE cannot cut on the genetic material of the bacteria itself, because these sites will be methylated, and when these sites are methylated, the enzyme's active site will not be able to perform function, and it will not cut the DNA of its own. तो अपने डीएनए को बचा लिया मिथाइलेसिस के द्वारा, लेकिन फॉरेन डीएनए को कट कर दिया बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। इन दो एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई 1963 में। किसने करी थी? मैं दो नाम लिख रहा हूं ऊपर अभी। इट वाज एक्चुअली अ वर्क ऑफ आर्बर, स्टीवर्ट लिन एंड वर्नर आर्बर। Two enzymes were isolated, है ना?
तो मैं कहता हूँ इट वाज वर्क ऑफ स्टीवर्ट लिन एंड वर्नर आर्बर. लिन एंड आर्बर भी याद कर सकते हो. इट वाज द वर्क ऑफ लिन एंड आर्बर. वर्नर, WERNER. वर्नर, वार्नर नहीं है. ओके, इट इज वर्नर, WERNER. ओके, क्लास इज ओवर. थैंक यू. कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. कुछ दोबारा अगर आपको व्यू करना है तो आई कैन डू इट. सर आपने जो क्वेश्चन लिखा था उसके ऊपर एक बार दिखा देना.